नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और बेहद दिलचस्प एनालिटिकल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है 2024 से 2026 के बीच इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह का सैन्य संघर्ष। हम देखेंगे कि एक तरफ की आक्रामक रणनीति और दूसरी तरफ की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी जब आमने सामने आती हैं तो क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। पहले हम इस मल्टी फ्रंट संघर्ष के बेसिक्स को समझेंगे, फिर हिजबुल्लाह की रणनीति पर आएंगे, उसके बाद इजराइल के डिफेंस नेटवर्क को देखेंगे, फिर बात करेंगे परमाणु खतरे की और आखिर में ऑपरेशन राइजिंग लायन के फैक्ट्स को डिकोड करेंगे। तो आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, यानी ये बहुमोर्चों वाला या मल्टी फ्रंट संघर्ष। इस पूरे संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए हमें पहले इसके पीछे की विचारधारा को समझना होगा। जरा ईरान के सुप्रीम लीडर के स्टेटमेंट को देखिए जो उन्होंने मई 2025 में दिया था। दस्तावेजों के अनुसार ये कोई आम राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी। ये असल में ईरानी शासन की एक घोषित और आधिकारिक नीति को दर्शाता है। और सबसे अहम बात, ये नीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके आधार पर पूरे इलाके में सैन्य योजनाएं बनाई गईं और रिसोर्सेज बांटे गए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यह नीति असल में ग्राउंड पर काम कैसे करती है। यहीं पर एंट्री होती है रिंग ऑफ फायर की। आसान भाषा में समझें तो ये इजराइल की सीमाओं को चारों तरफ से घेरने वाला एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या जिसे IRCG कहते हैं, उसकी कुछ फोर्स इस पूरे नेटवर्क को हथियार, ट्रेनिंग और रणनीतिक निर्देश देती है। बेसिकली ये नेटवर्क इजराइल पर लगातार दबाव बनाए रखने का मुख्य हथियार बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, हिजबुल्लाह की सैचुरेशन या संतृप्ति रणनीति। यहां हम अल्मार रिसर्च सेंटर के मार्च से अप्रैल 2026 के डेटा का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इस डेटा पर जरा गौर कीजिए, यह वाकई चौंकाने वाला है। हिजबुल्लाह ने जो हमले किए उनमें से लगभग 71.5% हथियार बेहद कम दूरी वाले थे, मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर तक की रेंज वाले। लंबी दूरी के हथियार तो 3% से भी कम थे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ये कोई रैंडम फायरिंग बिल्कुल नहीं थी। इस भारी मात्रा में दागे गए शॉर्ट रेंज हथियारों का सिर्फ एक ही मकसद था, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से थका देना, ओवरलोड कर देना और बॉर्डर के पास रहने वाले नागरिकों को वहां से हटने पर मजबूर कर देना। अगर हम इसके पैटर्न को समझें तो पता चलता है कि हिजबुल्लाह का ये हमला अंधाधुंध नहीं था। ये प्रॉपर 3 स्टेप्स में बटा हुआ था। पहला स्टेप टैक्टिकल था, जहां बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल्स और RPGs इस्तेमाल हुए। दूसरा स्टेप था ऑपरेशनल, जहां 20 से 100 किलोमीटर दूर स्थित एयरबेस को ड्रोन स्वाम्स और रॉकेट से निशाना बनाया गया। और तीसरा स्टेप था स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जिसमें 140 किलोमीटर से भी दूर के रक्षा ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी गई। इसे मिलिट्री की भाषा में एस्केलेशन लैडर कहते हैं, यानी सोच समझकर हमले के स्तर को बढ़ाना। तो इस पूरी रणनीति के पीछे का असली लॉजिक क्या है? इसे कहते हैं लेयर्ड सैचुरेशन, यानी बहुस्तरीय संतृप्ति। ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। होता यह है कि हिजबुल्लाह इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को एंगेज रखने के लिए ढेरों कम दूरी के रॉकेट्स फायर करता है और ठीक उसी वक्त ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर देता है। नतीजा, डिफेंस सिस्टम्स पर अचानक से ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइलों का ओवरलोड आ जाता है। आपको 11 मार्च 2026 का वो हमला याद होगा। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 200 रॉकेट्स दागे गए थे और उसी समय ईरानी मिसाइलें भी आ रही थीं। अब जाहिर सी बात है, जब हमले इतने खतरनाक हों तो उससे बचा कैसे जाए। यही हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लाता है, इजराइल का बहुस्तरीय रक्षा नेटवर्क। पहले तो आप इस खतरे के स्केल को इमेजिन कीजिए। 40,000 राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से हमास और हिजबुल्लाह द्वारा लगभग 40,000 रॉकेट्स दागे गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन अब जरा इस दूसरे नंबर पर नजर डालिए, 99%। 40,000 रॉकेट्स के हमले के बावजूद आयरन डोम सिस्टम का इंटरसेप्शन रेट लगभग 98 से 99% के बीच रहा। मतलब 99% रॉकेट्स हवा में ही खत्म। मिलिट्री हिस्ट्री में इतने लंबे समय तक इस लेवल की एक्यूरेसी शायद ही कभी देखी गई हो। रक्षा विश्लेषकों का तो यहां तक मानना है कि इस अकेले डेटा ने दुनिया भर के मिसाइल डिफेंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये चमत्कार किसी एक मशीन का नहीं है,
ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करता है। इजराइल का एयर डिफेंस कई लेयर्स में बटा है। आयरन डोम कम दूरी के खतरों को देखता है, डेविड स्लिंग क्रूज मिसाइलों जैसी मध्यम दूरी की चीज़ों को संभालता है, और एरो 3 सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही मार गिराता है। और अब तो इसमें लेजर बेस्ड आयरन बीम भी जुड़ गया है, यानी ये एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड नेटवर्क है। इस पूरे सिस्टम का असल टेस्ट तब हुआ जब 2024 से ईरान ने अपनी डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू की, करीब 1500 मिसाइलें। उस वक्त जब आयरन डोम रॉकेट्स को रोकने में बिजी था, तब एरो 3 और डेविड स्लिंग ने मोर्चा संभाला और खतरों को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन 1500 में से सिर्फ कुछ दर्जन मिसाइलें ही इस कवच को पार कर पाईं। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, परमाणु खतरे का उदय। क्योंकि जब ये सारा मिसाइल युद्ध चल रहा था, तब बैकग्राउंड में एक और बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा पनप रहा था। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। दस्तावेजों के मुताबिक 2003 में ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम को फिर से चालू किया गया। 2021 आते आते यूरेनियम संवर्धन 60% तक पहुंच गया था, जो कि वेपन ग्रेड के बहुत करीब है। 2025 की शुरुआत तक उनके पास कई हथियारों के लिए जरूरी भंडार इकट्ठा हो गया था, और जून 2025 तक जो रिपोर्ट्स आईं उन्होंने चिंता बढ़ा दी। यूरेनियम को धातु में बदलने और विस्फोटकों के टेस्ट की खबरें सामने आने लगी। मतलब एक न्यूक्लियर ब्रेकआउट का खतरा अब बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर खतरा इतना साफ था तो इसे रोका क्यों नहीं गया? ये इतना आसान नहीं था। इसके पीछे की चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी जिसे उड़ा दिया जाए। ईरान ने अपने प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दिया था। सारा काम अलग अलग सैन्य ठिकानों और जमीन के काफी नीचे बने मजबूत बंकरों में हो रहा था। यहां तक कि कुछ गतिविधियां तो सिविलियन एरियाज के बीच छिपी हुई थीं। इन वजहों से किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए समय और चांस दोनों बहुत कम थे। और इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का क्लाइमैक्स आता है। हमारे इस 5वें सेक्शन में हम बात करेंगे ऑपरेशन राइजिंग लायन की। जून 2025 में इजराइल ने अपना प्रिवेंटिव या निवारक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया। इजरायली विदेश मंत्रालय के इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इसका कानूनी और रणनीतिक लॉजिक क्या था। ये डॉक्यूमेंट साफ करता है कि ये ऑपरेशन कोई रूटीन स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ये उस मंडराते हुए परमाणु खतरे को रोकने के लिए उठाया गया एक आखिरी कदम था, ताकि एक बड़े विनाश को टाला जा सके। अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दोनों पक्षों की अप्रोच को न्यूट्रली कंपेयर करें तो काफी अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ सैन्य ठिकानों पर था, ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान ना हो और कोई रेडियो एक्टिव रिसाव ना हो। वहीं दूसरी तरफ दस्तावेजों के अनुसार ईरान की तरफ से जो जवाबी हमले हुए, उनमें सिस्टमैटिक तरीके से नागरिक इलाकों को टारगेट किया गया। क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें दुर्भाग्य से इजराइल के 28 नागरिकों की जान चली गई। ये सीधा सीधा सैन्य कानूनों को फॉलो करने और ना करने के बीच का अंतर दिखाता है। तो दोस्तों, हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। हमने डेटा, डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स के जरिए इस पूरे संघर्ष को समझने की कोशिश की। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब आज की एयर डिफेंस प्रणालियां 99% तक सटीक हो गई हैं और आक्रामक सैचुरेशन रणनीतियां लगभग फेल हो रही हैं, तो फ्यूचर के वॉरफेयर में क्या बदलाव आएंगे? भविष्य में देश अपनी सैन्य ताकत को इस अचूक डिफेंस के खिलाफ कैसे अडाप्ट करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया के हर मिलिट्री थिंकर को सोचना होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।